हमारा जो टॉपिक है जो हम चला रखा है हमने पहले से, यानी चैप्टर नंबर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ये चैप्टर हम स्टार्ट करके चल रहे हैं लगातार। तो इसी में देखो आज जो हमारा टॉपिक लेके चल रहे हैं, जो मेरी लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि देखते करेंगे, लेकिन वो वीडियो बहुत लेंथी हो गई और अकॉर्डिंग टू मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती, तो इसलिए मैंने उसको आज ये टॉपिक अब लिया। तो वो टॉपिक है मेरे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड लाइंस, विद्युत क्षेत्र और रेखाएं। हमने विद्युत क्षेत्र के बारे में बार बार विद्युत भी पढ़ लिया, विद्युत का अब क्षेत्र के बारे में भी हमने समझ लिया कि एक मेरे पास में आवेश अपने और एक बल यानी एक रेखाएं बना के चलता है। तो इसी को हम थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ेंगे कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं क्या। उसी बल को जो अन्य आवेश अगर उस आवेश के मध्य रखा जाता है, यानी मैंने कहा कि मेरे पास में आवेश था और हम कहते थे कि अगर एक दूसरा आवेश अगर उसके क्षेत्र में लाया जाए और अगर ये एक बल महसूस करता है तो वो क्या कहलाता है, उसका विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब उसी विद्युत क्षेत्र की हम यहाँ पर बात करेंगे कि उसकी लाइनें क्या हैं। तो हमारी डेफिनेशन क्या कहती है कि किसी भी विद्युत आवेश अथवा आवेश समुदाय, मतलब ग्रुप ऑफ आवेश या कोई भी विद्युत जो आवेश है इलेक्ट्रिक चार्ज के चारों ओर मेरे पास में का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण के बल का अनुभव करता है, यानी वो महसूस करता है कि उसके बल को महसूस करता है, तो उसको कहते हैं विद्युत क्षेत्र या विद्युत बल क्षेत्र कहलाता है। ये हमारे पास में विद्युत क्षेत्र यहाँ से निकल। अब रेखाओं की बात करते हैं। ये डेफिनेशन हम पहले भी कर चुके, लेकिन इसमें साथ के साथ बात वापस होगी। अब आते हैं, कहता है विद्युत क्षेत्र में किसी स्वतंत्र धन आवेश, मतलब मेरे पास एक फ्री कोई भी चार्ज है, यानी धन आवेश पॉजिटिव मैंने मान लिया। कहता आवेश मार्ग को, यानी जो उसका चलने की जो दशा है जहाँ पर वो चलेगा जाएगा, उस आवेश मार्ग को कह रहा है यहाँ पर, यानी उसका एक मार्ग होगा। ये तो नहीं है कि मैंने कह दिया कि चलो मैंने कहा यहाँ से आपको फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि SGNR यानी श्री गंगानगर से एक हनुमानगढ़ की और मैं बात करता हूँ, हनुमानगढ़ एक रास्ता मान लिया, या आप मान लेते श्री गंगानगर से हमने कह दिया जयपुर, तो भाई एक रास्ता तो होगा जिसके थ्रू जाएगा, ये तो नहीं है सीधा उड़ गया। तो हमने उसी के लिए कहते हैं कि विद्युत क्षेत्र, यानी विद्युत क्षेत्र में रखा आवेश चलने के लिए स्वतंत्र है। मतलब ये मेरे पास एक विद्युत क्षेत्र है जहाँ पर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड रख दी और इसके अंदर कोई अगर आवेश यहाँ रखा गया है तो वो चलने के लिए क्या है, स्वतंत्र है। ये नहीं है कि वो फ्री नहीं है, वो स्वतंत्र रूप से कहीं पे भी जा सकता है। तो वह बल की दिशा में चलने का प्रयास करेगा, ये तो नहीं है कि अगेंस्ट। तो वो प्रयास क्या करता है कि बल जहाँ पर उसका फोर्स लग रहा है उसी की दिशा में वो चलने का क्या करता है, प्रयास करता है। यदि बल की दिशा निरंतर बदल रही हो, मान लेते हैं कि मेरे पास जो यहाँ पर बल है उस बल की अगर मैं कह रहा हूँ दिशा क्या हो, निरंतर बदल रही हो, मैंने मान लिया कि बदल रही है, निरंतर बदल रही है, तो आवेश के चलने की दिशा भी निरंतर बदलेगी। मैं कह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल ये एक मेरे पास पेन है, अब मैं इसको एक बल लगाऊंगा तो ये लगातार चलेगा ना, और मैंने कहा बल की दिशा मैंने बदल दी तो ये भी बल की दिशा में ये भी तो बदलेगा, तो ये एक चार्ज है। तो ये कहता है कि बल की अगर दिशा बदलती है तो उसके कारण मेरे पास में आवेश की चलने की दिशा भी क्या होगी, बदल जाएगी, अर्थात वो एक वक्राकार मार्ग पर चलेगा, यानी एक कर्व शेप में चलना शुरू हो जाता है, बल लगता है उसके ऊपर। तो उसी के आधार पर कहता है कि आवेश का मार्ग विद्युत क्षेत्र रेखा या विद्युत बल रेखा यानी इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कहते हैं। मतलब ये अगर यहाँ पर आवेश है, अगर वो चल रहा है तो किसी की दिशा मान लेते हैं, एक बार दिशा ये रही, ये दिशा ये रही और ये दिशा ये रही, तो एक प्रकार का क्या है, वक्र बन गया। तो एक वक्र पथ पर वो क्या कर रहा है, चलना शुरू करता है। तो क्या डेफिनेशन बनी, कहता है विद्युत क्षेत्र में किसी स्वतंत्र धन आवेश, मैंने एक पॉजिटिव चार्ज मान लिया, धन आवेश को विद्युत क्षेत्र रेखा या विद्युत बल रेखा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कहते हैं, यानी जहाँ पर वो फोर्स लगा रहा है और उसी फोर्स के कारण आवेश निरंतर उसके साथ चलता है, इसलिए इसको इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स भी कह देते हैं। अब इसी में आगे कहता है विद्युत बल रेखा
या विद्युत क्षेत्र में खींची गई वह एक काल्पनिक और एक स्मूथ वक्र है, यानी निष्कोण वक्र है। मेरे पास एक नहीं है कि लगातार एक स्मूथ कर्व है, यानी लगातार ऐसे चल रहा है लहराता हुआ सा। ये एक स्मूथ कर्व है, इस स्मूथ कर्व के ऊपर वो चल रहा है। ये काल्पनिक है, ये नहीं है कि मेरे पास में इमेजिनरी मैंने मान लिया। जैसे आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा एक चुंबक के लिए, कि एक चुंबक को किसी भी एक हमारे पास आयरन के जो अट्रैक्टिव है उसके बीच में अगर रख देते हैं तो वो एक पथ बनाता था, और उस पाथ को हमने वो बनाया। तो ये एक काल्पनिक एक विद्युत रेखा है खींची गई कि हाँ भाई इस प्रकार से एक वक्र में घूमती। तो कहता है जिस पर स्वतंत्र, दोबारा एक वर्ड ध्यान रखना, ये स्वतंत्र वह पृथक आइसोलेटेड एकांक धन आवेश चलता है, यानी उसी पथ के ऊपर मेरे पास एकांक धन आवेश क्या होता है, चलता है। अब इसी में आगे और टॉपिक में ही चलते रहते हैं। तो देखो टॉपिक में कहता है कि यहाँ पर जो मेरी फिर से डेफिनेशन सी, पॉइंट टू पॉइंट चल रहा हूँ मैं, हर एक पॉइंट को क्लेरिफाई कर रहा हूँ पैराग्राफ के। कहता है विद्युत रेखा किसी बिंदु पर, अगर मैंने किसी एक बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर स्थित धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा बताती है। मतलब मैंने कहा कि ये एक बिंदु है और इस पर अगर कोई भी स्पर्श रेखा खींच दूं तो ये जो स्पर्श रेखा है यानी टेंजेंट जो ड्रॉ किया है, ये उस आवेश पर लगने वाले बल की दिशा बताएगी कि भाई बल इसके इस दिशा में लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि एक वक्र का ये एक पाथ ले लिया, अब यहाँ पर कोई आवेश है, अब यहाँ पर इसके ऊपर बल की दिशा लग रही है, तो चाहता है कि घूम के अंदर आ जाए, तो बल की दिशा को बताता है कोई भी अगर मेरे पास किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा। अब कहता है विद्युत बल रेखा, ये जो मेरे पास इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो थी, तो विद्युत फ्लक्स रेखा अथवा विद्युत क्षेत्र रेखा भी कह देते हैं इसको, यानी एक और नाम है। चाहे आप इसको विद्युत फ्लक्स रेखा भी कह दो, चाहे इसको विद्युत क्षेत्र रेखा भी आप यहाँ पर कहकर चल सकते हो। ये दो नाम और हैं। डिफाइन पूछ सकता है आपसे, अगर डेफिनेशन पूछनी हो तो वो कोई ऐसा विशेष नहीं है, वो डेफिनेशन ये भी पूछ लेगा। अब मैं बात करूँगा कि इनकी विशेषताएं क्या थी। तो देखो विशेषताएं क्या हैं, इम्पोर्टेंस क्या है, हर एक पॉइंट को बड़ा ध्यान से सुनते हुए चलना। हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हर एक पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट है। इसलिए कहता है किसी बिंदु पर अगर खींची गई स्पर्श रेखा, किसी बिंदु पर, मैंने वैसे सारी चर्चाएं की नहीं, उसी को हम थोड़ा सा डिवाइड करके चलते हैं, विशेषताएं पूछी जाए तो लिखनी है। कहता है खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करता है। अगर मैं किसी स्पर्श रेखा पर, अगर कोई भी मेरे पास बिंदु है उस पर अगर एक स्पर्श रेखा खींची जाती है, तो उस बिंदु पर, मैं यहाँ पर इस बिंदु की बात कर रहा हूँ, ये नहीं कहा था कि इस बिंदु पर अगर कोई खींची जाए, अगर स्पर्श रेखा खींची जाए कोई भी, तो उस बिंदु पर वो परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगा, यानी उसका परिणामी दिशा व्यक्त मेरे पास करेगा, यानी परिणामी मेरे पास मिलेगा मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस को वो क्या कर रहा है, वहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। किसी और पॉइंट पर होगा तो अलग। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि ये रेखाएं प्लस से शुरू होकर नेगेटिव पर समाप्त हो जाएगी, यानी प्लस पर चलेंगी, प्लस से जाकर नेगेटिव पर जाके ख़त्म हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। इसी का एक पॉइंट और है जो मैंने यहाँ लिखा है, मैं इसको यहीं पर साथ के साथ लेता हूँ, फिर इस पॉइंट को हम बाद में करेंगे। क्या है, विद्युत बल रेखाएं खुले वक्र होते हैं, यानी क्या है, खुला वक्र है, बंद नहीं है, यानी ये यहाँ से शुरू होकर यहाँ जाकर ख़त्म हो जाएगा, यहाँ से शुरू होकर माइनस पर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये क्लोज नहीं है। अब किसी के मन में आएगा क्लोज सर, क्लोज का मतलब है ये चला और घूम के वापस आ गया, ऐसे, ये क्लोज्ड है, बंद वक्र। लेकिन ये बंद वक्र नहीं बनाता, ये क्या बनाता है, खुला, यानी ये प्लस से शुरू होकर ऋणात्मक पर जाकर समाप्त हो जाएगी, ये नहीं है उससे आगे वो चलती रहेगी। दूसरा पॉइंट कहता है कि दो जो मेरे पास बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती, ये नहीं है कि काट दें, यानी एक बल रेखा ये चल रही है और दूसरी बल रेखा ये काट देता हूं तो यहाँ पर ये नहीं काट सकते, कहता है ये नहीं काटेंगी। कारण कहता है कारण कटान बिंदु पर जहाँ पर ये मैंने काटा गया है, क्रॉस किया है, वहाँ दो स्पर्श रेखाओं के दो परिणामी विद्युत क्षेत्र व्यक्त करेगा, यानी एक तो यहाँ करेगा और एक मेरे पास इस डायरेक्शन में कर रहा है। जब संभव नहीं है भाई, एक बिंदु पर एक ही परिणामी विद्युत क्षेत्र मिल सकता है, अलग अलग नहीं मिलता, तो ये संभव नहीं। इस पॉइंट की चर्चा हमने करी। अगला पॉइंट कहता है बल रेखाएं जहाँ से चलती हैं
और जिस जगह मिलती हैं दोनों पृष्ठ के लंबवत होंगी। ये नहीं है कि ऐसा कह दिया कि यहाँ से निकली, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से निकला तो ये यहाँ से ऐसे निकल रहा है, ऐसे नहीं निकल रहा, नहीं भाई, ये सरफेस है ना, इस सरफेस के परपेंडिकुलर निकलना शुरू होंगी, यहाँ से निकलकर फिर कोई एक बल लगते हुए वो वापस इधर आ सकती है। जैसे कहा कि स्ट्रेट होंगी, उसके हमेशा उस सरफेस के उसके हमेशा लंबवत रहेंगी, ये नहीं है कि वो कहीं से मिल गई। तो जहाँ से बल रेखा चलती हैं और जिस जगह जाकर मिलती हैं दोनों की दोनों उस सतह के हमेशा लंबवत होंगी। इस पॉइंट का ध्यान रखना खासकर। अब मैं आगे इसी पर और चलते हैं, पॉइंट, विशेष पॉइंट बहुत हैं अभी भी। अब वो विशेष पॉइंट क्या कहता है कि अगर मेरे पास विद्युत क्षेत्र, क्या कह रहा है, मैं दूसरा ले लेते हैं एक बार हाईलाइट, क्या है, विद्युत बल रेखाएं लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने का यानी कॉन्ट्रैक्शन प्रवृत्ति रखती हैं, तो विपरीत प्रकृति के आवेशों के मध्य आकर्षण होता है। मतलब मैंने कहा कि मान लेते हैं कि मेरे पास यहाँ बना रहा हूँ मैं, ये थोड़ा सा अलग है और इसके इधर बना रहा हूँ कि ये मेरे पास बल रेखाएं हैं और ये बल रेखाएं अगर मैं यहाँ पर लंबाई में देखता हूँ किसी के साथ में सिकुड़ रही हैं, ऐसे कंप्रेस हो रही हैं, एक साथ आ रही, तो ये दिखाता है कि मेरे पास में प्रवृत्ति रखती है। तो कहता है विपरीत प्रकृति के, मतलब अपोजिट, नेगेटिव एंड प्लस के आवेशों के मध्य आकर्षण होता है। और अगर यदि यही रेखाएं फैल जाती हैं, मतलब ये जो मेरे पास फील्ड लाइनें ये फैल रही हैं, तो कहता है समान प्रकृति के आवेशों के मध्य अब प्रतिकर्षण होता है, ये कंडीशन। अगला पॉइंट आते हैं, कहता है एक समान विद्युत क्षेत्र, मतलब एक जैसा हो, ये नहीं है कि मैंने यहाँ बदल दिया यहाँ गया। अगर कह रहे हैं कि लगातार एक जैसा पानी बह रहा हो, यानी मैंने कहा कि एक टूटी है ले ली और इस टूटी से मैंने कहा पानी निकल रहा है, और ये टूटी से अगर आपका एक पानी निकल रहा है तो ये लगातार एक जैसा निकलना चाहिए। ऐसा कई बार देखा होगा टुकड़ों में आता है, फट 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 करके आता है, ऐसा नहीं, एक समान जैसा। कहता है बल रेखाएं समांतर तथा समान दूरी पर होती हैं, मतलब ये अगर एक फील्ड लाइन है तो एक दिशा में समान दूरी पर होंगी, सभी रेखाओं के मध्य गैप भी समान हो। तो ऐसी अगर मेरे पास कोई विद्युत क्षेत्र है उसको बोलते हैं एक समान, यानी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है, यानी एक समान विद्युत क्षेत्र कहलाता है। और उसकी क्या होनी चाहिए, समांतर रहेंगी और समान दूरी पर अगर होती हैं तो वो मेरे पास में एक समान विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अगला पॉइंट कहता है बल रेखाएं, यानी यही विद्युत बल रेखाओं की बात कर रहा हूं मैं सारी की सारी। कहता है समविभव पृष्ठ तथा चालक की सतह के सदैव लंबवत होती हैं, यानी अगर मेरे पास ये एक पृष्ठ है, समविभव मतलब एक जैसा पृष्ठ, यानी जिसके ऊपर विभव का मान यानी एनर्जी जो सोर्स हो, आवेशों का मान सब एक जैसा हो। और कहता है अगर ये जैसे मान लेते हैं यहाँ पर, तो ऐसा या कोई चालक हो कि सतह पर सदैव मेरे पास बल रेखाएं इसके लंबवत होंगी। ये नहीं कहा कि भाई ये ऐसे निकली ये ऐसे निकली, लंबवत रेखाएं हम मानकर चलते हैं, सदैव लंबवत होंगी किसी भी समविभव पृष्ठ तथा चालक की सतह पर। अब उदाहरण के लिए थोड़े कोई पॉइंट ले लेते हैं। तो उदाहरण क्या लिया, कहता है कि एक विलगित बिंदु आवेश के विद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं, और विलगित क्या माना, आइसोलेटेड हमने मान रखा था ना एक विलगित, वो मेरे पास एक बिंदु मान लिया, एक आवेश है। अब कहता है प्लस, तो देखो प्लस आवेश के लिए पहले भी हमने एक डिस्कस किया था, अगर विद्युत क्षेत्र की रेखाएं हैं ई, तो वो हमेशा अगर कोई मेरे पास प्लस आवेश होगा तो उसी के दिशा में बाहर की ओर निकलती हुई दिखेंगी, तो प्लस है। आवेश का मान 0 से बड़ा है, क्यों, प्लस के लिए कितना है 1.6 गुना 10 की घात -19 कूलाम आवेश मान लेके चलते हैं, प्रोटॉन। तो उससे जो बल रेखाएं हैं वो बल रेखाएं क्या होंगी, हमेशा बाहर की ओर निकलती दिखेंगी, यानी उससे पृष्ठ से बाहर जा रही है, लेकिन 0 नहीं हो रही हैं, इन्फिनिटी की तरफ चलती रहेंगी, लगातार जाती रहेंगी। तो ये प्लस के लिए क्या है, हमेशा बाहर की ओर होंगी, विलगित, यानी जिस जो एक मेरे पास आइसोलेटेड है उस पर आवेश मान फिक्स है। वहीं अगर ये ऋणात्मक हो, तो ऋणात्मक का मतलब क्या है कि हमेशा उसके अंदर आती हुई मेरे पास क्या होंगी, बल रेखाएं ये दिखेंगी, विद्युत रेखाएं जो बल रेखाएं हैं ये उसके अंदर आएंगी, और वहाँ आवेश का मान क्या होता है, Q बराबर Q लेस देन 0, क्यों, माइनस आवेश होता है, नेगेटिव ऋणात्मक 0 से छोटा ही। ये मेरे पास उस विलगित निकाय के लिए आवेशों की दिशा है। इन दिशाओं पे जरा हमेशा याद रखना। इसी प्रकार से प्लस होगा तो बाहर निकलेंगी, ऋणात्मक होगा तो हमेशा क्या आएंगी, अंदर की ओर वो मेरे पास दिशाएं दिखेंगी।
अब इसी में एक और पॉइंट पे दूसरा उदाहरण पे कहता है कि अगर मेरे पास आवेश युग्म के विद्युत क्षेत्र की, इसकी बात कर रहा हूँ, आवेश युग्म के विद्युत क्षेत्र की जो मेरे पास बल रेखाएं हैं उनकी चर्चा कर रहा हूँ, बल रेखाओं की। कहता है बल रेखाएं, तो मैं एक बार पहले लाइन फिगर को मैं बाद में पहले लाइन पे आता हूँ। कहता है कि अगर दो, चलो मैं यहीं से आता हूँ। कहता है ये दो मेरे पास एक आवेश ले लिया, एक प्लस के दो आवेश हैं, समान अगर है मेरे पास में, एक जैसे आवेश लेके चल रहा हूँ। तो अगर मैं उनको दोनों को लेकर आऊँ नज़दीक, तो आपने देखा हो जैसे चुंबक होती है, चुंबक की अगर आप नॉर्थ एंड नॉर्थ पोल लेकर आते हो, जैसे आपने देखा होगी ये चुंबक का मेरे पास ये नॉर्थ है और इधर भी एक नॉर्थ हो, तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, धक्का देते हैं पीछे की ओर, वैसे ही बल रेखाएं हैं, वो बल रेखाएं तो हैं विद्युत, ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं, यहाँ पर मैं विद्युत की बात कर। तो विद्युत में क्या होगा कि आपने में, तो वो जब आवेश रखे जाएंगे तो उनकी बल रेखाएं एक दूसरे को परस्पर क्या करेंगी, रिपेल करेंगी, प्रतिकर्षित करेंगी। और कहता है कि उनके मध्य जो उनको मिलाने वाली रेखा है उसके बीच में एक एन बिंदु होता है, ये एन बिंदु। तो कहता है मध्य, थोड़ा मार्कर चेंज करते हैं हाईलाइट के लिए। कहता है मध्य बिंदु एन पर यदि आवेश रखें, अगर मैंने मान लेते हैं कि यहाँ आवेश रख दिया, तो कहता है दोनों आवेश समान व विपरीत दिशा में आरोपित बल, यानी वो आवेश है तो इसके ऊपर अगर मैंने रख दिया तो दोनों समान आवेश हैं, एक जैसे आवेश हैं। तो कहता है समान आवेश व विपरीत दिशा में आरोपित बल है, यानी इनके बल दोनों के दोनों विपरीत दिशा में, एक इसके ऊपर इधर लगा रहा है और एक इधर लगा रहा है, बल एक दूसरे के विपरीत लगा रहे हैं। कहता है बल के परिमाण समान होते हैं और इनके परिमाण मेरे पास क्या है, समान। तो कहता है अतः आवेश किसी भी दिशा में गतिशील नहीं होगा। मैं फॉर एग्जांपल ऐसे समझाता हूँ कि एक ये पेन आपको दिख रहा होगा और इसको मैं क्या कर रहा हूँ, चाहता हूँ कि मैं इधर भी खींचूँ इधर भी खींचूँ, दोनों के दोनों मैं बराबर फोर्स लगा रहा हूँ, तो ये क्या रहेगा, स्टडी रहेगा, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, नेट रिजल्ट फोर्स ऑफ क्या है, जीरो। लगाया इसने भी लेकिन बराबर लगाया, तो ये दोनों फोर्स माइनस अगर कर दूँ तो दोनों के दोनों क्या हो गए, नेट रिजल्ट जीरो। तो कहता है क्यों, क्योंकि परिणामी जो बल है वो मेरे पास क्या हो गया, शून्य, इसलिए वो आवेश गतिशील नहीं है। कहता है अतः इस बिंदु को न्यूट्रल पॉइंट यानी उदासीन बिंदु भी हम यहाँ पर कहते हैं, यानी क्या कह देते हैं, इसी बिंदु को उदासीन। मैंने इसमें केस मान लिया फर्स्ट। कहता है यदि आवेश समान परिमाण नहीं है, अगर मैंने कहा है अब ये दोनों आवेश जो लेके चल रहा हूँ इन दोनों के परिमाण मेरे पास सेम नहीं है, मैग्नीट्यूड यानी मेरे पास सेम नहीं है, एक मैंने कहा 5 है एक 4 है, क्या कह दिया, एक 5 है और एक 4 है। तो कहता है अब एन पॉइंट जो मेरे पास है आवेश को मिलाने वाली रेखा पर, यानी अगर इस रेखा पर हरा रख दिया और हमने कहा कि ये जो Q1 आवेश मान लिया, फॉर एग्जांपल इसको क्या माना है, Q1 और इसको मान लिया Q2, ये एन बिंदु है। कहता है Q1 मेरे पास कोई R1 डिस्टेंस पर है और ये Q2 मेरे पास कोई R2 दूरी पर होगा। तो इसका रेशियो ले लिया, तो आवेश का मान क्या था, याद हो विद्युत क्षेत्र तीव्रता है E, वो हमने कहा कि दोनों समान लेके चल रहे हैं, तो हमने कहा Q1 अपॉन में R1 स्क्वायर और Q2 अपॉन में R2 स्क्वायर, एक पहले आवेश के लिए और दूसरा दूसरे आवेश के लिए। मैंने कहा कि परिमाण समान नहीं है, यदि आवेश समान परिमाण नहीं हो उस अवस्था में, तो उन दोनों के लिए मैंने क्या ले लिया था कि दोनों को उस पॉइंट पर लगने वाले बल को निकालना है। तो हमने लिया कि Q1 अपॉन में R1 स्क्वायर, वही सूत्र है, E बराबर में KQ अपॉन में R का स्क्वायर, वही लेके चल रहा हूँ फॉर्मूला अभी भी। ये आवेश प्रथम के लिए Q1 अपॉन में R1 स्क्वायर बराबर में Q2 अपॉन में R2 का स्क्वायर स्थिति के ऊपर। तो इसको एडजस्ट कर दिया तो क्या आ गया, R1 का स्क्वायर अपॉन में R2 का स्क्वायर बराबर में Q1 अपॉन में Q2। इससे हम उन आवेशों के परिमाण यानी आवेशों के मान के ऊपर हम वैल्यू निकाल सकते हैं, कितनी दूरी पर है और कितनी दूरी पर एन बिंदु होगा। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ R1 दे दिया, R2 निकालना है, कितनी दूरी पर दूसरा आवेश होगा। अगर मेरे को R2 दे दिया तो मैं R1 निकाल सकता हूँ, आवेश मुझे दिए हुए हैं, दोनों के परिमाण दिए होंगे। या फिर ये कहता है कि मेरे पास में दोनों के मध्य की दूरी बराबर है, तो बताइए Q1 Q2 कितना है। तो हम इनमें किसी के भी मान को परिस्थित करते हुए अगर मेरे पास समान परिमाण नहीं है तो मैं ये सूत्र लगाऊंगा, अगर समान परिमाण है तो मैं हमेशा ये कह के चलूँगा कि एन न्यूट्रल पॉइंट है, उदासीन है, वो कहीं पर भी गतिशील नहीं होगा। ये मेरे पास इस बिंदु से निकल कर आता है।
किसी को कोई लगे, कोई डाउट हो, मेरे को मैसेज कर दें, आप उससे मैसेज छोड़ दें ऐप पे, तो आप मैसेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम एक डाउट सेशन लेंगे जिस पे एक डाउट जितने भी होंगे तो मैं उस डाउट को भी साथ के साथ क्लियर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं इसी में एक और बिंदु। अब वो बिंदु क्या है, कहता है अगर आवेश परिमाण में समान किंतु प्रकृति में अगर विपरीत हो तो कैसे होंगे। तो मैंने आवेश ले लिए उदाहरण के लिए, तो ये कहता है कि ये मेरे पास प्लस आवेश लेके चल रहा हूँ, एक क्या लेके चल रहा हूँ, एक तो मेरे पास में ये रहा प्लस आवेश और दूसरा मेरे पास में यहाँ पर ऋणात्मक आवेश, ये दो आवेश लेके चल रहा है। अब हमने पॉइंट टू पॉइंट पढ़े थे, याद है? पॉइंट टू पॉइंट में क्या कहना था कि ये एक बल रेखाएं मेरे पास वक्रपात बनाती हैं, क्योंकि हर एक बिंदु पर क्या है, एक स्पर्श खींचा जाता है जो उसकी आवेशों की चलने की दिशाएं दिखाता है। दूसरा एक बिंदु ये पढ़ा था कि प्लस से चलकर कहाँ जाके ख़त्म हो जाती हैं, ऋणात्मक में ख़त्म हो जाती हैं। और सदैव जो भी बल रेखाएं निकलेंगी यानी विद्युत क्षेत्र की जो रेखा होंगी वो हमेशा उस पृष्ठ के क्या होंगी, लंबवत होंगी। यहाँ पर ये एक गोलीय आवेश माना जाता है, अगर इससे निकलने वाली हो ये हमेशा उस सतह के लंबवत है, लेकिन आगे जाके बल रेखाएं मुड़ती। तो देखो क्या कर रहा है, प्लस से मेरे पास माइनस में, प्लस से माइनस में, और माइनस में अंदर आती हुई जैसा हमने पहला डायग्राम बनाया था, और प्लस से बाहर निकलती हुई विद्युत रेखाएं हम बना सकते हैं। अब एक दूसरा, अगर मेरे पास ये क्या हो, धनात्मक पृष्ठ हो, कैसा पृष्ठ हो, धनात्मक अगर मेरे पास पृष्ठ हैं तो उसकी बल रेखाएं कैसे होंगी, वो हमने यहाँ पर दिखा दी कि बल रेखाएं क्या हैं। ये मेरे पास एक धनात्मक है जिसके अंदर मेरे पास क्या है, सारे के सारे प्लस आवेश है। और समविभव पृष्ठ की बात की थी, याद है? अभी मैंने पीछे वाला पॉइंट है, चाहे रिवाइंड करके एक बार जरूर चेक करना। प्लस पॉइंट है और अगर मेरे पास एक समविभव पृष्ठ है यानी आवेश मैंने कह दिया बराबर, तो उससे निकलने वाली बल रेखाएं हमेशा उस सतह की क्या होंगी, लंबवत होंगी। लेकिन ये दोनों क्या हैं, प्लस है, तो बल रेखाएं इधर भी निकलेगी और बल रेखाएं इधर भी निकलेगी, क्योंकि प्लस ही प्लेट है। अगर ऋणात्मक होता तो यही जाके खत्म हो जाती और ऋणात्मक चल के कहीं ऋणात्मक की ओर आकर्षित होती, तो वो जिस प्रकार का डायग्राम बनता। लेकिन हमने सिर्फ क्या लिया है, एक धनात्मक पृष्ठ है, अगर यही ऋणात्मक हो तो हम अंदर आती हुई दिखा देंगे। कैसी होगी, अंदर आती हुई हम उस रेखाओं को दिखा सकते हैं। अब आते हैं एक इसमें इम्पोर्टेंट, बड़ा इम्पोर्टेंट है, मैं ये नहीं कहता कि ये काम आता है हर बार। देखो सदिश क्षेत्र की बात कर रहा है, सदिश क्षेत्र की, क्षेत्रफल एक मेरे पास में। तो देखो भौतिकी के प्रश्नों में जो मेरे पास में फिजिक्स के जो क्वेश्चंस हैं उनमें क्षेत्रफल को सदिश रूप में प्रदर्शित किया जाता है। पहले कह रहा हूँ किसमें, फिजिक्स में एरिया जो है यानी क्षेत्रफल, इसको हम सदिश रूप में क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ये मैंने लिखा है, प्रश्नों में क्षेत्रफल को सदिश रूप में प्रदर्शित किया जाता है। डायरेक्शन क्षेत्रफल चाहिए। और एक अल्प क्षेत्रफल अव्यय है मेरे पास में, और अल्प क्षेत्रफल को क्या माना है, डीए। किसी पृष्ठ एस में, कोई भी मेरे पास एक पृष्ठ है एस में, उसमें क्या माना है मैंने, एक स्मॉल क्षेत्र मान लिया डीए। सदिश डीए द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, यानी उसका जो वेक्टर है उसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है मेरे पास में, वो रिप्रेजेंट किया जाता है मेरे पास में डीए वेक्टर से, सदिश रूप में दिखाया। कहता है यहाँ क्षेत्रफल का परिणामी यानी डीए तथा दिशा अभिलंब बाहर की ओर होंगी। क्या होंगी कि जब भी जो क्षेत्रफल लिया जाता है उस क्षेत्रफल से उसकी दिशा हमेशा क्या की जाती है, बाहर की ओर प्रदर्शित की है, जिसको क्या लिखते हैं, एन कैप दिशा अनुदिश एकांक सदिश है। क्या है एन कैप, क्या है, यहाँ पर मेरे पास एक यूनिट वेक्टर है एकांक सदिश, जिसको मैंने यहाँ देखो फिगर में दिखाया है। मैं जरा एक फिगर को इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं कि ये मेरे पास में एक पृष्ठ लेके चल रहे हैं सरफेस एस, और इसी पृष्ठ में हमने क्या मान लिया कि मेरे पास में ये जो पृष्ठ लिया है इसमें ये मेरे पास एक डीए क्षेत्र माना है, उसका स्मॉल एक अल्प क्षेत्र। तो और हमने क्या कहा कि ये दिशा हमेशा क्या होगी, उसी क्षेत्र के लंबवत यानी डीए वेक्टर, और साथ में क्या है मेरे पास में एन की कैप की दिशा भी वहीं पर है।
तो हम इसको लिख सकते हैं कि डी ए किसके बराबर होगा, एन कैप साथ में डी ए के बराबर मेरे पास में ये वैल्यू आती है, जिसको हम लिख देते हैं ये क्षेत्रफल सदिश मेरे पास में कहलाता है, यानी एरिया वेक्टर हम इसको कह देते हैं। क्या कह देते हैं इसको, एरिया वेक्टर कहकर चलते हैं। और ये हमेशा क्षेत्रफल यानी उस सदिश जो मेरे पास क्षेत्र है उसकी एक दिशा को हम मानते हैं कि धनात्मक है। प्लेट का एक सिरा हम ये मान के चलते हैं कि धनात्मक है और उससे निकलने वाली बल रेखा है उसके लंबवत बाहर की ओर निकलने वाली की दिशा n होगी और उसका क्षेत्रफल दिशा क्या है, d। ये हम लेके चलते हैं डी ए वेक्टर जो उसके लिए दिशा दिखाएगा। तो ये मेरे पास सदिश क्षेत्रफल के लिए वैल्यू निकल कर आती है। इसका इम्पोर्टेंट है, जो हम वीडियो के अंदर बार बार हम चर्चा करते रहते हैं कि ये चीज़ है कि नहीं है, इनके बारे में अब अगली एप्लीकेशन जो आएगी, चैप्टर यूनिट करेंगे हम, यानी चैप्टर में जो अगला टॉपिक होगा उसमें हम इसमें वापस इसका डिस्कस करेंगे। कोई भी डाउट हो ज़रूर पूछें, रिप्लाई ज़रूर मिलेगा, ऐसी बात नहीं है कि नहीं होगा। एक डाउट सेशन में कभी भी हम कर देंगे। न्यूमेरिकल पोर्शन जरूर करेंगे, कहीं सोचते न्यूमेरिकल नहीं कर रहे, न्यूमेरिकल भी साथ के साथ करेंगे। जो मेरे को जहाँ ज़रूरत पड़ रही है उसके अकॉर्डिंग हम उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। कहीं कोई चीज़ समझ में नहीं आई, पहले एक बार इस वीडियो को 2 बार देखें। देखो ऑनलाइन क्लास का यही फ़ायदा है कि आपके पास वीडियो है और आप उस वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देख सकते हो, ठीक है। और उस वीडियो को 2 बार देखने के बाद में लगे तो आप मेरे को मैसेज कर दें, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। अधिकतर मैं रिप्लाई 100% करता हूँ, कोई ऐसा नहीं है। तो ये मेरे पास थे विद्युत क्षेत्र के लिए। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, किस प्रकार की होती हैं, इसके बारे में हमने यहाँ डिस्कस किया और साथ में हमने डिस्कस किया कि सदिश क्षेत्रफल क्या कहलाता है। तो आज के लिए इतना ही और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। टॉपिक मैं बता देता हूँ ताकि आप उसको और पढ़ के आएँ, ताकि वीडियो और अच्छे से समझ में आए। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा विद्युत फ्लक्स यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच बेटा, सभी का धन्यवाद।